हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है कार्यपालिका और इसमें हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी कार्यपालिका के बारे में क्या लिखती है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में क्या अंतर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, फिर मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में हम लोग जान सकेंगे। प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले है कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। आपके स्कूल के प्रशासन का प्रमुख कौन है। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है या उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उसमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों, औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरी उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों, कायदों को लागू करती है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है। कुछ देश में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोजमर्रा की प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कार्यपालिका का दो टाइप हमें देखने को मिला, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका को हम लोग अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? सभी देश में एक तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियां भूटान के राजा से भिन्न है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग-अलग हैं। ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों के कार्यपालिका की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र हैं,
जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता, किंतु वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में राष्ट्रपति या राजा होता है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारिक होती है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उनमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। इस व्यवस्था में कभी-कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब कभी वे दो अलग-अलग दलों के होते हैं, तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। अभी हम लोग पीछे देखते हैं कि जो कार्यपालिका का विभाजन यहाँ पे किया गया है, उसको एक फ्लो चार्ट में यहाँ दिखाया गया है एनसीईआरटी के अंदर। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कार्यपालिका को इन्होंने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर। तो दो तरह की प्रणाली है, एक सामूहिक नेतृत्व और दूसरा एक व्यक्ति वाली नेतृत्व। तो एक व्यक्ति वाली जो नेतृत्व है उसको हम लोग अध्यक्षात्मक प्रणाली कहते हैं। और उसके बाद जो सामूहिक नेतृत्व वाली प्रणाली है, इसमें आपको दो प्रकार के कार्यपालिका देखने को मिलेंगे, एक संसदीय प्रणाली और एक अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो अभी तक हम लोग मेनली दो जानते थे, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर हमें एनसीईआरटी के अंदर ही एक तीसरा प्रकार हम लोग को देखने को मिलता है, अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल। अब देखते हैं इसमें क्या अंतर है। तो अगर हम लोग सबसे पहले संसदीय प्रणाली की बात करें, तो इसमें सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है और देश का प्रमुख इनमें से कोई भी नहीं होता। ठीक, अगर हम लोग बात करें अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की, तो इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। संसदीय में और अर्ध अध्यक्षात्मक में जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। एक प्रेसिडेंट होगा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर होगा, पीएम, और फिर
एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। संसदीय व्यवस्था में प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी शक्तियां नहीं होती हैं, वे केवल नाम मात्र के प्रधान होते हैं, और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वे केवल सभी काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर सारे काम करते हैं। क्लियर? तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और जो प्रधानमंत्री और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सभी संसद के सदस्य होते हैं। ठीक। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वहीं सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, क्योंकि वह विधायिका का सदस्य नहीं होता है। अगर अमेरिकी प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो ना ही जो सीनेट है ना या कांग्रेस है, दो में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्लियर? वो एक अलग एंटिटी है जो सरकार का भी प्रमुख है और देश का भी प्रमुख है। ऐसी व्यवस्था को हम लोग अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं। अगर हम लोग इस व्यवस्था में राजा की बात करें या राष्ट्रपति की बात करें तो क्या अंतर होता है? राजा संवैधानिक राजतंत्र में प्रमुख होता है। संसदीय व्यवस्था में आपको दो तरह के प्रणाली देखने को मिल जाएंगे, एक संवैधानिक राजतंत्र और दूसरा संसदीय गणतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, देश का प्रमुख है, यानी कि राष्ट्रपति या फिर जो किंग है, अगर वो राजा है तो ऐसी प्रणाली को हम लोग संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। लेकिन अगर जो देश का प्रमुख है यानी कि राष्ट्रपति, जैसे कि भारत में है, अगर वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आते हैं तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग संसदीय गणतंत्र कहते हैं। और दोनों ही राजा और राष्ट्रपति यानी कि दोनों ही तंत्र में, संवैधानिक राजतंत्र में या संसदीय गणतंत्र में, राजा और राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होते हैं। क्लियर? आगे बात करेंगे। यहाँ पे श्रीलंका के अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई थी। इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती थी। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल का हो या अलग अलग दलों के। संविधान राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत दल वाले सदस्यों में से प्रधानमंत्री को चुनता है। यद्यपि मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। राज्य का निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाए और संसद के अध्यक्ष भी संतुष्ट हों कि आरोपों में दम है, तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। हम आप जानते हैं कि अगर भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है 61, अनुच्छेद 61 में।
अनुच्छेद 61 में, संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी रोल वहां पर नहीं है। क्लियर? लेकिन अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति को हटाने की बात होगी तो सबसे पहले तो उसे संसद के कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा प्रस्ताव को, और उसके बाद वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पास किया जाता है, और उसके बाद संसद का अध्यक्ष भी उससे संतुष्ट होना चाहिए। फिर संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय इस पर डिसीजन लेती है। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय का इस प्रकार की व्यवस्था में कोई भी भूमिका नहीं है। आगे हम लोग बात करें भारत में संसदीय कार्यपालिका। भारत में जब संविधान लिखा जा रहा था तो भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। हम लोग जानते हैं सबसे पहले जो द्विसदनात्मक बाइकैमरल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की गई थी वो 1919 में की गई थी। इसमें हम लोग डायरकी के बारे में पढ़ते हैं। और फिर 1935 में जो केंद्रीय विधानमंडल था उनको द्विसदनात्मक बना दिया गया। तो यहाँ से हमें कुछ अनुभव जो है वो मिल चुका था। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था, लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हों। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तर पर संसदीय कार्यपालिका को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचक विधायक और संसद करते हैं। यदि यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार होता है। अभी इसमें इस पैराग्राफ में तकरीबन अगर इसको केवल इस पैराग्राफ को अगर विस्तृत रूप में पढ़ा जाए तो ये 2 घंटे का इसमें आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।